एक देश एक चुनाव, विपक्ष में तनाव। सवाल तो बनता है, आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। देश में वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और यह बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। वहीं 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। यह रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। अब आपको बताते हैं कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और कैसे ये लागू हुआ था। तो देखिए क्या है वन नेशन वन इलेक्शन। पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे। कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। तो विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो यह 2029 से ही लागू हो जाएगा। तो दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। तो आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। तो 1968 और 69 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई थी। तो इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। तो इसी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा जो चले आ रही थी 1952 के बाद से लगातार वो टूट गई। तो कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल भी घटेगा। तो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए उनका कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी, जैसा कि आपको हम लगातार बन रहे हैं, और इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की थी। और इसके बाद में 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन पे अमल किया जा सकता है और किस प्रकार से इसको सरकार ला सकती है। तो देखिए आपको लगातार बता रहे हैं किस प्रकार से केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव पर बनाई उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। इसकी सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। तो वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ चुनौती है यह भी आपको बताते हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ चुनौती है। आकार और क्षेत्रों के बीच भौगोलिक और सांस्कृतिक अंतर हो सकते हैं। तो ऐसे में एक देश एक चुनाव को जमीन पर लागू करना बड़ी चुनौती होगी। तो वहीं चुनावी चक्रों में फेरबदल और राज्यों में समन्वय के लिए चुनौतियां होगी। तो वित्तीय, संवैधानिक, कानूनी और यहां तक कि व्यवहारिक मुश्किलें भी आ सकती है। चूंकि अब अविश्वास प्रस्ताव के बाद अयोग्य हो जाता है तो क्या होगा। अब आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं इस पूरे एक देश एक चुनाव को लेकर क्या कुछ आ रही है। मन से बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। राष्ट्रहित में एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में किया है। हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। ये चुनाव
जनता के दूरगामी हित में लिए जाने वाले बड़े फैसलों में बाधक थे। मैं तो एक नागरिक के नाते बहुत प्रसन्न हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से बधाई देता हूं। जानते हैं कि सभी राजनीतिक दल और भारत का एक एक व्यक्ति इसका स्वागत कर रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग केवल पॉलिटिकल कारणों से इसका विरोध कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि देश की जनता को इससे बहुत फायदा पहुंचेगा। देखिए, पूरे देश का एक मंतव्य लिया गया और उसके अनुसार केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ी बाधा लगातार समय समय पर आचार संहिता का आना। तो अगर 5 साल में आप देखिएगा तो ऐसी ऐसी रिपोर्ट है कि 2.5 साल तो आचार संहिता में चली जा रही है। आचार संहिता के तहत फिर हम लोग फंस जाते हैं, कार्य नहीं होते। तो देश की जो विकास की धारा है, विकास की गति है, उसको बढ़ाने के लिए एक बार इलेक्शन हो और 5 साल तक सिर्फ कार्य हो। दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। तो नरेंद्र मोदी का पूरा गेम प्लान यही है कि नेशनल पार्टीज रहें और दूसरे तमाम रीजनल पार्टीज, छोटे पार्टीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ये भी एक अगला जुमला है, इससे देश को कोई फायदा नहीं है। इनको पूरे देश में एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सारी चीजों पे फोकस करना चाहिए और इस जुमले को देश और जनता नकार देगी। ये सरकार अभी क्यों ये जल्दी क्यों ले आया है जानते हैं? ये सरकार का जान लिया, ये सरकार गिर जाएंगे, बहुत जल्दी गिर जाएंगे। लेकिन गिरने के टाइम जब गिर जाएंगे वही एलिबाई लेंगे। एक साथ एक देश का सब वोट होंगे, इसलिए वो 2 वर्ष का लाइफ मिल जाएगा उनका। ये पूरा असंवैधानिक है, अनसाइंटिफिक है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव सिंह जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ बीजेपी से अश्विनी शाही जी भी जुड़ गए हैं। पहले हम रुख करेंगे राजीव जी का। राजीव जी, देखिए, ऐतिहासिक फैसला है। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि शीतकालीन सत्र में यह बिल पेश किया जाएगा, तो सरकार के लिए क्या कुछ मुश्किलें आ सकती है? रोहित, आपने सही कहा कि कोई भी अच्छा और बड़ा काम करने के लिए थोड़ी चुनौतियां होती ही है। यह एक हमारे देश के लिए एक प्रधानमंत्री की सोच थी कि कम खर्चा में इस देश में चुनाव करवाए जा सके और एक राष्ट्र और एक चुनाव। अब इसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं वह तो अपनी समस्या बताएंगी ही। अब इसमें सरकार को, भारत सरकार को भी ये देखना होगा कि ये जो चुनाव ये करवा रहे हैं, क्या ये लोकसभा, विधानसभा और पंचायत स्तर पर जो हमारे मेयर और नगर परिषद के जो चुनाव होते हैं, ये सभी चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं या सिर्फ हम विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ करवाएं? क्योंकि नीति आयोग ने लगभग बताया है कि लगभग 19,000 करोड़ के आसपास खर्चे आ जाते हैं लोकसभा विधानसभा में। उसको अगर एक साथ करवाया जाएगा तो लगभग 4-4.5 हजार करोड़ में यह चुनाव हो जाएगा। उस हिसाब से आर्थिक रूप से तो देश थोड़ा मजबूत होगा और हमारा खर्चा भी थोड़ा चुनाव पर कम होगा। और जो आपने कुछ लोगों का जो बताया कि जब आचार संहिता लगता है, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, बसेज ले लिए जाते हैं, तो पब्लिक को काफी समस्या होती है। अभी इसमें सभी दलों से मिलकर अगर बात विचार करके अगर ये किया जाए तो हमारे समझ से एक अच्छा है और देश हित में ही है। राजीव जी, यदि देश हित में है तो फिर विपक्ष क्यों इसके खिलाफ में है? विपक्ष क्यों लगातार ये कह रहा है कि ये संविधान के जो संरचना है उसके खिलाफ में, ये कहीं ना कहीं ये संविधान के अगेंस्ट में, ऐसी क्यों बातें की जा रही है? इसको अगर आप रोहित जी अपने घर से लेकर हम लोग चले पुराने जमाने से, तो एक भाई
अगर अच्छा काम करता भी है तो जो उसका दूसरा भाई है वो विरोध कर देता है कि नहीं ये काम आप कर रहे हैं लेकिन ये गलत है, इसमें ये त्रुटि है, इसमें है। तो ये विपक्षी पार्टियों का ये एक तरह से कहा जाए उनका हक भी है और उनकी बोलने की मतलब एक अगर राजनीति में है तो उनको विरोध करने का एक उनको मतलब प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है कि हाँ साहब आप हर अच्छे काम बुरे काम सबका आप विरोध करें। तो ये उस नजरिया से ही अपना कर रहे हैं, लेकिन हमारे समझ से अगर इस पर बैठकर अगर सभी लोग विचार करें और जनता हित में, क्योंकि उससे हमारा आर्थिक रूप से भी हम मजबूत होंगे और साथ में जो बार बार आचार संहिता और आर्म्स जमा करो और तरह तरह के स्कूल बंद करना, बस को अटैच करना, बच्चों की शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाती है उस समय। तो ये सब चीजें अगर देखा जाए तो उन्हें भी इस पर एक मत होना चाहिए हमारे नजरिए से। अब विपक्ष है तो वे तो विरोध करेंगे हर जी। हमारे साथ में बीजेपी से अश्विनी शाही जी भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, क्या विपक्ष को साथ में लाने की कोशिश करेंगे? चूंकि लगातार विपक्ष की तरफ से ये सुर लगातार उठ रहा है कि ये कहीं ना कहीं देश के संविधान के अगेंस्ट में है, तो कैसे उनको मनाएंगे और कैसे साथ लाएंगे उनको? देखिए रोहित जी, विपक्ष ने तो कई साल से संविधान और लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है मोदी सरकार पर, जबकि संविधान और लोकतंत्र के हत्यारे खुद कांग्रेसी हैं। 75 में इमरजेंसी हो या 100 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का मामला। लेकिन जहां तक ये मामला है, ये एक कमेटी बनाई गई माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में। आपने ही अभी बताया 18,300 कुछ पन्नों का वो एक प्रस्तुत की गई रिपोर्ट कैबिनेट के सामने। आज कैबिनेट ने उसको मंजूर कर दिया। अभी ऐसा नहीं है कि ये कानून लागू होने जा रहा है और अभी लागू हो गया। अभी तो बड़े इसमें पेच हैं। अभी ये देश की कई संस्थाओं को भेजे जाएंगे, विश्वविद्यालयों को भेजे जाएंगे, शिक्षाविदों को भेजे जाएंगे। लेकिन सर, कांग्रेस तो इसका विरोध करती आई है। 1983 में चुनाव आयोग ने भी कहा था कि ऐसा प्रस्ताव उन्होंने किया था कि देश में एक साथ चुनाव करवाए जाए। तो इंदिरा गांधी का सरकार था उस समय पे, इंदिरा गांधी ने भी विरोध किया था, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। और वही नीति पे कांग्रेस आज भी है। आज भी कांग्रेस कह रही है कि नहीं भैया, इसको तो लागू नहीं किया जाना चाहिए। रोहित जी मैं आ रहा हूँ, सारा जवाब दे रहा हूँ अभी। तो आज अभी जो है राजनीतिक दलों के पास जाएगा। शुरुआत में 32 दलों ने अपनी सहमति जताई है 47 दलों में। तो अब हम सबको सहमति से लेकर चल रहे हैं। लेकिन आज जो है, देखिए खड़गे साहब का ही आपने कांग्रेस का बार बार लिया, अभी आपने इंदिरा जी का नाम लिया। मैं तो कह रहा हूँ 51 से जब से चुनाव हो रहे हैं और 67 तक अगर एक देश एक चुनाव हो सकता है, संविधान की कोई हत्या नहीं होती है, लोकतंत्र कहीं खतरे में नहीं पड़ता है, तो अब कैसे पड़ जाएगा? बड़ा यक्ष प्रश्न है ये पड़ जाएगा। और अभी राजीव जी गणित बता रहे थे, थोड़ा सा हमको लग रहा है कि क्षमा के साथ जो है संशोधन करना चाहूंगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ का खर्चा हुआ था राजीव जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में 1,34,000 या 31,000 करोड़ का खर्चा हुआ था। और छोटे बड़े राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, 40,000 करोड़ से लेकर और 60,000 करोड़ तक का खर्चा होता है। अब ये खर्चे आर्थिक, और किसी को पढ़ना हो तो जो ये 18,000 पन्ने का है, उसमें 171 से 270 पेज नंबर के बीच में ये सारा आर्थिक और सामाजिक सारे पहलू दिए हुए हैं, वो पढ़ सकता है इस रिपोर्ट को। तीसरी बात, अभी इसमें नीतिगत बदलाव होने हैं। अभी अपर हाउस जाएगा, लोअर हाउस जाएगा, उसके बाद राज्यों में भी हमको कई जगह से कराना है। ये समय लगेगा। 2029 में ये जाकर लागू होगा। उसके पहले डिलिमिटेशन, महिला बिल, ठीक है, हम राजीव जी का भी एक बार रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए एनडीए के जो सभी घटक दल हैं उनको भी साथ में रखना बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात सही है कि ज्यादातर इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन टीडीपी जैसी भी पार्टी है जहां पे चंद्रबाबू नायडू हैं और वो इसको लेकर अभी भी स्पष्ट नहीं है, तो ये कितना आवश्यक हो जाता है एनडीए के लिए कि कम से कम अपने घटक दल को तो साथ में लेकर रखें? देखिए रोहित जी, बहुत से जो क्षेत्रीय पार्टियां और जिनकी सरकार वहां पर है, तो उन्हें थोड़ा एक डर सताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर एक इलेक्शन हो तो कहीं हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़े। तो क्षेत्रीय पार्टी थोड़ा इस चीज को लेकर डरती रहती हैं। लेकिन हमारे समझ से अगर ये सभी लोग अगर एक साथ बैठ के इसमें विचार विमर्श करें तो उनके हित में भी अच्छा है, उनके राज्यों के भी
हित में अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सहयोगी पार्टी है उन्हें इस चीज का डर जरूर सता रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब हमारे साथ नुकसान हो जाए, चाहे वो मतलब बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, चंद्रबाबू नायडू साहब वहाँ हैं, और छोटी छोटी भी पार्टियां जो हैं, तो जो सहयोग कर रहे हैं वो भी इस चीज को लेकर डर रहे हैं। और जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी सरकार वहाँ राज्यों में है, तो उन्हें इस चीज का एक डर सता रहा है। लेकिन हमारे समझ से अगर वे इस पर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो ये एक तरह से देश हित में, राज्य हित में एक अच्छा फैसला होगा। बिल्कुल अच्छा फैसला होगा। अश्विनी जी, क्या एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो साथ में है क्या? और टीडीपी चूंकि इसको लेकर स्पष्ट अभी भी नहीं करी, चंद्रबाबू नायडू का कुछ खुलकर अभी भी बयान सामने नहीं आया है, तो कैसे उन्हें साथ में लाएंगे? देखिए, हमारे साथ जो लोग हैं लगभग हमारे साथ हैं। मैंने कहा ना, 47 दलों में 32 दलों ने अपनी सहमति जताई है, जिसमें हमारे सहयोगी दल भी हैं। और अगर आपको कहीं नहीं आया है तो 2-4 दिन में आपको मिल जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है कि उन्होंने विरोध किया है, उसका विरोध कहीं नहीं किया है। सब लोग इसके जो है हानि और लाभ सबके बारे में सोचकर और फिर आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि चुनाव कब से होना है, कैसे होना है। क्यों सिफारिश में संबित सरकार की भी बात कही गई है, सारे पहलुओं पर उस पर ध्यान रखा गया है। 2-4 पहलू जैसे हैं, एक पूरे राष्ट्र में जैसे मैं हूं, 3 जगह हमारा वोटर लिस्ट में नाम रहता है। अब वोटर लिस्ट में 3 करोड़ के बजाय 5 करोड़ लोग फालतू हो गए। एक जो हो जाएगा, एक जगह नाम रहेगा, एक मतदाता सूची रहेगी। तो बहुत सी चीज ऐसी है जो इसमें हानि और लाभ दोनों है। तो कुछ लोग इसमें विचार कर रहे हैं, कुछ विचार कर चुके हैं, और कुछ जो है आप आएंगे तो विरोध करने के लिए विरोध है, जैसे कांग्रेस कर रही है, तो विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं वो। राजीव जी, लेकिन देखिए अभी संसाधन भी बढ़ाने होंगे, फिर चाहे वो ईवीएम को लेकर हो, सुरक्षा जवानों को लेकर हो, तो सरकार को इसको लेकर भी तैयारी करनी होगी। एकदम रोहित जी, आपने बहुत ही एक टेक्निकल बात कहा कि उस समय जब आप देखते हैं कि चाहे लोकसभा हो या जो हमारे राज्यों की विधानसभा के, उसमें काफी सुरक्षा कर्मियों और उसमें हमारे जो इलेक्शन करवाने वाले जो कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होती है, उसको कैसे भरपाई किया जाएगा, क्या मतलब कैसे मतलब उस पीरियड में, क्योंकि हमें देश और राज्य को भी चलाने हैं, तो कहाँ से वो मैन पावर लाएंगे? बिल्कुल, मैन पावर कहाँ से लाएंगे, एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो अश्विनी जी, वो मैन पावर कहाँ से लाएंगे? क्या इसको लेकर भी तैयारी की जा रही है? चूंकि ईवीएम की संख्या आपको बढ़ानी होगी, सुरक्षा बलों की संख्या आपको बढ़ानी होगी, ताकि जब एक साथ पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो रहे हो तो उसके बीच में कोई विघ्न पैदा ना हो। देखिए रोहित जी, इसमें क्या है कि जैसे अभी कई फेजेज में चुनाव होते हैं, एक साथ का मतलब एक दिन का मामला नहीं है ये, इसको फेजेज में किया जाएगा। कभी देखिए अभी भी चुनाव हो रहे हैं, आम चुनाव हुए अभी 7 फेजेज में हुए। उसी तरीके से संसाधन हमारे पास जो हैं, उन्हीं संसाधन में उसकी व्यवस्था करनी होगी। अब वो 2 फेज में होता है, 7 में होता है, 10 में होता है, लेकिन होगा एक साल। 1 साल के अंतर्गत 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में जो भी चुनाव हो जाए, 5 साल तक कुछ नहीं होगा। और राजीव जी एक बात कह रहे थे कि क्या है, लेकिन ये प्रावधान इसमें किया गया है, स्थानीय निकाय के जो त्रिस्तरीय चुनाव हैं वो 6 महीने के बाद फिर उसी के साथ करा लिए जाएंगे, उसका भी 5 साल बाद ही होगा चुनाव। ठीक है, हमारे साथ ठीक है अश्विनी जी, हमारे साथ में कांग्रेस से रोहित यादव भी जुड़ गए हैं। रोहित जी, आपका स्वागत है। देखिए, बीजेपी एक अच्छे पहल की तरफ कदम आगे बढ़ाई है। देश का संसाधन इससे बचेगा, जो देश का खर्च है वो कहीं ना कहीं इसमें कम होगा। फिर क्यों कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है? ये तो देश के लिए फायदेमंद है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। देखिए, किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। जैसे कि मुझे लगता है हमारे भाजपा के मित्र ने पहले बता दिया होगा, सारे फायदे भी गिना दिए होंगे उन्होंने, मगर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा मूल जो संविधान है, वो जो हमारा भारत देश है, उसका एक संघीय ढांचा है, जहाँ पे हर राज्य का अपना प्रतिनिधित्व भी होता है, जिसे हमें बराबर वेटेज देना होता है। अगर वो वेटेज बराबर नहीं दिया जाएगा, वहाँ के मुद्दों को बराबर वेटेज नहीं दिया जाएगा, एक साथ एक इलेक्शन कराने में, 1 नेशन 1 इलेक्शन में सबसे बड़ी परेशानी है जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय पार्टियां हैं, उनको कहीं ना कहीं ये बात रहेगी कि उनको वो तवज्जो नहीं मिल पाएगी, उनके पास उतना पैसा नहीं होगा, उतने संसाधन नहीं होंगे, वो अपने मुद्दों को सही तरीके से नहीं रख पाएंगे। वोटर भी कई बार भ्रम की स्थिति में रहेगा कि वो जब वोट डालने जा रहा है
तो वो क्षेत्रीय मुद्दों को अपने राष्ट्रीय रोहित जी, राष्ट्रीय लेकिन कई मुद्दों के क्षेत्रीय साथ पार्टियां भी कैसे तो है जो collaborate- वन नेशन वन इलेक्शन का स्वागत कर रही हैं, फिर चाहे वो बीजेडी हो, अभी हम सुन रहे थे मायावती भी उसके समर्थन में आ गई हैं। तो कई क्षेत्रीय पार्टियां देखिए, भी, मगर अखिलेश विरोध- यादव के कुछ नेता ऐसे हैं जो इसको लेकर खुले तौर पे बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा कदम है, अच्छी पहल है। देखिए, हम सिर्फ विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा इस पे जो तार्किक प्रश्न है उठता है, पहली बात तो ये है कि क्या जिस ढंग से उसको रखा गया है, जो अनुच्छेदों में परिवर्तन की आवश्यकता है, अनुच्छेद 83 है, 85 है, जो विधानसभा चुनाव के लिए है, उसके अलावा विधानमंडल चुनावों के लिए जो हमारा अनुच्छेद 172, 174 है, एक बहुत महत्वपूर्ण और है कि समय से पहले सरकार गिरने पर जो हमारा अनुच्छेद 356 है, इन सब में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। हमारे संघीय ढांचे को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। संसदीय समिति ने 2015 में और विधि आयोग ने 2018 में जो भी बातें अपनी रिपोर्ट में कही हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप ध्यान रखें, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो बनी हुई समिति है, उनकी बातों में कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कि उनके रिसर्च में कहीं कोई कमी रही होगी। मगर ये बात ध्यान रखना होगा कि हमारी जो छोटी स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। और आज के चुनाव में आपको और हमको दोनों को पता है कि संसाधनों का जिस तरह से बेजा उपयोग होता है, एक चुनावी खर्च क्या होता है, ये आप और हम जानते हैं, लिखा पढ़ी में चाहे वो कुछ भी आए। अश्विनी जी, जवाब दीजिए, क्या ये तो देखिए सच है कि नेशनल पार्टियों को फायदा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टी है उनको तो इसका नुकसान होगा सर? यही बात रोहित यादव जी कह रहे हैं। जी नहीं, एकदम सबका ख्याल रखा गया है। और रोहित जी से मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों का और सबकी समानता की बात करनी चाहिए और सब बेहतर करना चाहिए। रोहित जी, 51 से 67 तक क्या उस समय आप लोगों ने गलत किया या अच्छा किया था? वन नेशन वन इलेक्शन होता था 67 तक। उसके बाद अगर अब हो रहा है तो क्या सही हो रहा है या क्या गलत हो रहा है? क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका सीधा विरोध किया है कि इसमें लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दूसरी बात, आपने बहुत, मैं आपको साधुवाद देता हूं, बड़े मन से आपने कहा कि कोविंद साहब की जो संस्तुतियां हैं वो उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, उन्होंने सभी चीजों का आकलन किया होगा। तो सच्चाई है, ये अभी एक ब्लूप्रिंट है, उसमें बहुत सी चीजें अभी सुझाव मांगे जाएंगे, आपसे भी मांगे जाएंगे, यानी कि कांग्रेस से, दूसरे दलों से भी मांगे जाएंगे। छोटे दलों की जो अगर दिक्कतें होंगी वो अपनी दिक्कतों को बताएंगे, उनको दूर करने का एक रास्ता निकाला जाएगा। हो सकता है वो रास्ता हो, इसमें उनकी जो दिक्कत आएगी वो भी सुनी जाएगी। क्योंकि देखिए, जो ये अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, 5 हमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। और अमेंडमेंट में क्या है, 100 से ज्यादा आप लोगों ने किया है अमेंडमेंट, और हमेशा संविधान में बदलाव और संशोधन होते आए हैं। अब जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूं, 1951 में चुनी हुई केरल की सरकार को गिराने का काम आपकी ही सरकार ने किया था, केंद्र सरकार ने, नेहरू जी की सरकार की। उसके बाद आ जाता हूं मैं 92 की बात कर रहा हूं, सरकार गिराया, उत्तर प्रदेश में एक विवादित ढांचा गिरा, उत्तर प्रदेश की सरकार चली, आपने गिरा दिया, लेकिन गुजरात, वो क्या नाम है, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की और हिमाचल की भी सरकार गिरा दी। अब उन विधायकों का क्या दोष था? उसके लिए भी एक है कि अगर कोई दुरुपयोग करके गिरा रहा है तो जितने दिन, अगर 1 साल में गिर रही है तो 4 साल का चुनाव, 4 साल में गिर रही है तो संबित सरकार का भी उसमें जो है प्रावधान किया गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि कहीं किसी विषय पर नहीं सोचा गया है। रोहित यादव जी, देखिए ये तो स्पष्ट कह रहे हैं और ये बात भी सही है कि 52 से लेकर करीब 15 सालों तक लगातार जो है एक देश में एक साथ में चुनाव होते रहे हैं और आपकी पार्टी की उस वक्त में सरकार में थी। फिर क्या कारण है कि आज के समय में आप इसके विरोध में खड़े हैं और इसे संविधान के खिलाफ में बता रहे हैं? रोहित यादव जी। जी हाँ, देखिए, यहाँ पे हमको 2 महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देना होगा। जिस समय देश में ये 4 इलेक्शन हुए थे, इन चारों इलेक्शन के समय क्या हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी विजनरी क्या थी, वो उसका अवमूल्यन करके काम किया गया था, है ना, उसका अवलोकन किया गया था कि उस समय ये स्थिति लगती थी कि हाँ, ये काम किया जा सकता है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से अभी राजनीतिक दल अपने मसल्स पावर का उपयोग कर रहे हैं, एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं, संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, ये तब उस स्तर पे नहीं होता था। क्षेत्रीय दलों का उतना प्रतिनिधित्व का जोर नहीं था। तो हम अगर एक संघीय ढांचे में बैठे हैं जहां लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना हम सबका मूल कर्तव्य है, तो हम अपने उस कर्तव्य से विमुख ना हो। हाँ, मैं आपके बाकी तर्कों को स्वीकार करता हूं कि संसाधन जो है, सरकारी संसाधन बहुत लगते हैं, पूरी मशीनरी लगती है, पैसा लगता है, सभी पूरे समय उसमें व्यस्त होते हैं, ये सारे बात है। मगर इन सब से कहीं ऊपर हमारी लोकतंत्र की जो आस्था है उसको बचा के रखना।
हमारे देश की जो आत्मा है वो लोकतंत्र है, संविधान है। उन दोनों की रक्षा के लिए यदि हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े, चाहे हमारे संसाधन लगाने पड़े, तो हमें वो देके वो काम करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से भाजपा की नीयत रही है देश में किस तरह से कब्जा किया जाए, उस नीयत को देख के ये सवाल कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है, उसे पता है कि उसे उतना नुकसान नहीं होगा, बल्कि हो सकता है बहुत से मायनों में उसे फायदा हो, मगर उसके बावजूद कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है कि जो छोटे क्षेत्रीय दल हैं उनको भी कम से कम बराबरी का ठीक है मौका अश्विनी मिले, जी, क्योंकि क्या हम इस गांधी बिल के को सिर्फ सिद्धांतों इसलिए को- लेकर आने वाले हैं क्या कि इससे भाजपा का फायदा होगा? बड़ा आरोप लगा रहे हैं रोहित यादव जी आपके ऊपर में। देखिए, रोहित जी ने जो आरोप लगाए हैं, हो सकता है कांग्रेस को ये डर हो कि भारतीय जनता पार्टी जो है कब्जा करे। अभी उन्होंने कब्जा शब्द यूज किया। लोकतंत्र की खूबसूरती है रोहित भाई कि जनता यहाँ मालिक होती है। जनता ने हमको लगातार तीसरी बार इन लोगों के अथक प्रयासों के बाद, अथक झूठ के बाद, एक नेगेटिव नैरेटिव फैलाने के बाद तीसरी बार लगातार एनडीए को सत्ता की चाबी सौंपी है। अब अगली बार जनता क्या करेगी ये हमें नहीं पता है, लेकिन आज ही हम एज्यूम कर लें कि भारतीय जनता पार्टी कभी हटेगी ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने 56 साल तक यहाँ पर सरकार चलाया है। उस समय कोई दूसरा दल नहीं हुआ करता था। रोहित जी, अभी आपने सुना किस तरीके से जो है यहाँ पर अभी बताया गया, लेकिन आज क्या है, आज दो दलों का आमना सामना हो रहा है। 2004 के बाद से यूपीए और एनडीए का भी गठन हुआ। यूपीए तो खैर खत्म हो गई, आज इंडिया अलायंस है। तो अब कम से कम दो ध्रुवियों का जो वो हुआ है कि एक दल इधर है, कुछ समूह इधर है, एक समूह उधर है। अब वो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस होगी और सामने कोई नहीं होगा। ठीक है, सबको धूल दूसरी करते हुए 56 साल तक करो। ठीक है अश्विनी जी, जनता के समय की ऊपर थोड़ी सी है। कमी है। अंतिम प्रतिक्रिया रोहित जी से भी लेते हैं। रोहित जी, कोई सुझाव है क्या? जब ये बिल शीतकालीन सत्र में सरकार पेश करेगी तो कोई उससे पहले आप चाहते हैं कोई सुझाव हो जिसको यदि ध्यान में रखा जाए तो विपक्ष जो अभी इसके अगेंस्ट में खड़ा है वो भी सरकार के साथ में आ जाए और ये बिल पास हो जाए? जी हाँ, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये खूबसूरती है कि ऐसे निर्णय भी लिए गए हैं जहां विपक्ष को भी बराबरी का दर्जा दिया गया, उनसे हर चीज पे चर्चा की गई, उनकी सहमति असहमति को स्वीकार किया गया और कहीं ना कहीं एक खुले दिमाग के साथ इस पे चर्चा की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए, अगर आपके कुछ निर्णय अच्छे रहे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी समर्थन किया गया है कांग्रेस के द्वारा। तो हमारा आज भी ये कहना है कि सर्वदलीय समिति बनाई जाए, आपस में सहमति बनाई जाए और बात सभी को विश्वास में लेके कोई निर्णय लिया जाए। क्योंकि देखिए, संख्या बल के आधार पर इन्होंने बहुत से निर्णय लिए पिछले अपनी 2 सरकारों में, मगर उसके बाद उनको यू टर्न लेना पड़ा। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको कोई इतना बड़ा निर्णय लेना है तो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखा जाए कि लोकतंत्र में विपक्ष भी बहुत शुक्रिया अश्विनी शाही जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और साथ ही रोहित यादव जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके जो कमेटी है वो रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप चुकी है और अब कैबिनेट की भी इसको मंजूरी मिल चुकी है। अब देखना होगा कि शीतकालीन सत्र में जब सरकार इस बिल को पेश करेगी तो वो कौन से दल हैं जो इसके साथ में खड़ी होंगी और कौन इसके खिलाफ में। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अहेड। धन्यवाद।